बसंत पंचमी की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। बनन में बागन में बंगरो बसंत है। जी हाँ, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये लाइन आज भी याद आती है, क्योंकि बसंत पंचमी पर उन्होंने इसी पर एक किताब भी लिखी थी। जी हाँ, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। जी हाँ, विद्या और शिक्षा ये हमेशा निष्कलंक और निष्पाप रहती है, लेकिन इसको लेकर जिस तरह से देश में मचा बवाल है, जी हाँ, मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। कर्नाटक में लड़कियों के हिजाब पहनकर स्कूल जाने का विवाद गर्मा गया है। स्कूल ने ड्रेस कोड का हवाला देकर लड़कियों को एंट्री नहीं दी तो मामला तूल पकड़ लिया। स्कूल प्रशासन और छात्राओं के अभिभावकों के बीच कई दौर की बात हुई, उसमें भी बात नहीं बनी तो कहानी कोर्ट तक पहुंची और तो मुद्दा सियासी गलियारे तक पहुंच गया। राहुल गांधी ने हिजाब की आड़ में बेटियों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगा दिया। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मामले को मौलिक अधिकारों के हनन की ओर मोड़ा है। लेकिन मामले में असली ट्विस्ट तब आया जब कुछ छात्र स्कूल भगवा शॉल पहनकर स्कूल जाने लगे। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि कर्नाटक में 2023 में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम शुरू हो चुका है। इस मुद्दे पर अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कर्नाटक में इन दिनों हिजाब को लेकर बवाल मचा है। कर्नाटक के कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनकर आने की अनुमति नहीं मिल रही। इस साल अब तक कर्नाटक में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जनवरी में उडुपी के एक कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में आने से रोक दिया गया। उसके बाद कई मामले सामने आ चुके हैं। इस घटना पर शिवमोगा जिले में भद्रवती और भंडारक में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। भंडारक कॉलेज के गेट पर 40 लड़कियां हिजाब पहनकर पहुंची, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। हिजाब मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, छात्राओं के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती है, वो भेद नहीं करती। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी मुस्लिम छात्राओं के समर्थन में आते दिखे। उन्होंने कहा, हिजाब मुस्लिमों का मौलिक अधिकार है, शिक्षा मौलिक अधिकार है। अगर उन्हें स्कूल आने से रोका जाता है तो ये उनके मौलिक अधिकार का हनन का मामला है। लड़कियां मुस्लिम हैं, सिर्फ इसलिए उन्हें शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये मामला अभी चल ही रहा था कि एक और विवाद शुरू हो गया। उडुपी के कुंडापुर में सरकारी पीयू कॉलेज में मुस्लिम समुदाय के लड़कियों के हिजाब पहनने के विरोध में कॉलेज में कुछ लड़के भगवा शॉल पहनकर पहुंच गए। माना जा रहा है कि इस कारस्तानी के पीछे कुछ हिंदू संगठन हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू संगठनों ने भगवा शॉल कैंपेन शुरू की है। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने हिजाब विवाद पर कहा कि बच्चों के स्कूल में हिजाब या भगवा शॉल पहनकर नहीं आना चाहिए। वो भारत माता के बच्चों की तरह हैं, धर्म का पालन करने नहीं बल्कि शिक्षा लेने आए। आपको बता दें, कर्नाटक में हिजाब विवाद 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ। उस दिन उडुपी की एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में आने से रोका गया। इसके बाद रेशम फारूक नाम की छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में ये कहते हुए याचिका दायर की कि हिजाब पहनने की अनुमति न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। इसके बाद छात्राओं और उनके अभिभावकों के साथ स्कूल प्रशासन की कई दौर की बैठक हुई, जिसमें स्कूल की ओर से कहा गया कि छात्राएं परिसर में हिजाब पहन के आ सकती हैं, लेकिन क्लास के अंदर उन्हें हिजाब उतारना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, भगवा स्कार्फ, भगवा शॉल और हिजाब, इसी को लेकर है बवाल, इसलिए है इंडिया का सवाल। हमारे साथ इस पर बहस और चर्चा करने के लिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ मधु एन राव, प्रवक्ता कर्नाटक बीजेपी हमारे साथ हैं,
और हमारे साथ हैं मुकेश त्यागी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जी हाँ, सबसे पहले मैं मधुराव जी आपके पास आना चाहूंगा। मधु जी, हिजाब पहनकर एंट्री न देना, अगर हिजाब पहनकर कोई छात्रा आ जाती है, मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर वो हिजाब पहनकर आ रही है तो अंदर आने में, प्रवेश देने में क्या दिक्कत है? ऐसे कहाँ लिखा गया है सर? हमको याद होना चाहिए कि हमारे पास एक संविधान है हमारा भारत में, जो 25 वो बोलता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर यू विल हैव यू कैन प्रैक्टिस योर रिलीजन, ऐसे कहता है। तो ये स्कूल जो है उसमें वो शैक्षणिक वो विद्या संस्था है, उसमें एक नियम है कि सभी छात्रों एक यूनिफॉर्म पहन के आना है। उसमें दिक्कत क्या है? अरे आप क्यों हिजाब अभी पहन रहे हो? क्यों? 1985 से कुछ मामला नहीं था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था इसमें। दिसंबर में क्यों शुरू हुआ? कौन शुरू किया इसको? किस सेकंड से ये सब शुरू हुआ है? और मैं आपको ये भी बताता हूं, 31 जनवरी को उन्होंने जो दर्ज किया है मामला हाई कोर्ट में, उसको एक स्टेटमेंट करना था कि 1 फरवरी को हिजाब डे था। क्यों ये सब किया है? अब तक प्रॉब्लम नहीं था और अब से कौन शुरू किया इसको? हमने नहीं शुरू किया। तो इसका तो मामला यही शुरू होता है कि आपको शिक्षा मुख्य है या धर्म मुख्य है? आपको शिक्षा संस्था में आने के लिए आकर आप शिक्षा लेने चाहिए। वो धर्म का थोड़ी ना है स्प्रेड करना चाहिए। कौन बताया ऐसा? जी मधु जी, मैं ये कह रहा हूं, हमारा कर्नाटक सरकार अच्छा काम कर रहे हैं। इन लोगों को जो षड्यंत्र रच रहा है उसको कोई दूसरा इंफॉर्मेशन या जो मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। बस जी, मुद्दा नहीं मिल रहा है इसलिए कर रहा है। मधु साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपको ये लगता है कि अगर हिजाब पहन के आना अपने आप में गलत है, तो हो सकता है कल सिख की पगड़ी और हिंदू का तिलक भी आपके लिए वो धर्म का प्रतीक हो सकता है? सर, आपको एक समझने चाहिए कि ये भारत है, हम परंपरा से वो करके आ रहे हैं। आप अभी कह रहे हैं कि वो नहीं करना चाहिए? शर्म आने चाहिए उन लोगों को जो ऐसे कर रहे हैं। तो हम सऊदी अरेबिया जाके कर सकते हैं सब। हम किसी धर्म के वी आर नॉट अगेंस्ट एनी धर्म। हम जो कह रहे हैं कि स्कूल में थोड़ा नियम होने चाहिए, उस नियम का पालन करना चाहिए, बस। उसमें भी दिक्कत है आपको? जी जी, अगर एक मिनट 30 सेकंड्स में लूंगा, 30 सेकंड लूंगा। अभी वो कह रहे हैं कि वो स्कूल में चाहिए, नेक्स्ट वो कहेंगे नहीं पुलिस में भी चाहिए, नेक्स्ट वो कहेंगे नहीं आर्मी में भी चाहिए। तो आप देते रहेंगे इसे? अरे संविधान को मान्य रखते हुए काम करना चाहिए भाई साहब। जी, संविधान सर्वोपरि है राव साहब, संविधान सर्वोपरि है, लेकिन एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा है कि संविधान के मुताबिक मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है। भाई साहब, केरल हाईकोर्ट में 2018 में कहा गया है कि वो सब मना है, तो उसको क्या कहेंगे आप? वो भी गलत है। और मैं एक बार बताता हूं, केरल में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी एक संस्था है, वो जो 150 इयर्स का जो 150 इयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूशन, वो भी मना किया है, सो वो भी गलत है। जी, तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ हैं। राव साहब, तस्लीम साहब के भी बहुत सवाल हैं। तस्लीम साहब, ये कौन है जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है? ये कौन है जो भगवा स्कार्फ और हिजाब पहनकर जाने के लिए दो गुटों के बीच, दो धर्म विशेष समुदाय के बीच नफरत फैलाना चाहता है? देखिए, वो लोग हैं जो अपने आप में किसी न किसी एहसास कमतरी का शिकार हैं। इन लोगों को ये लगता है कि ये गुलाम रहे हैं, पिछले 1000 साल के से ये लोग गुलाम रहे हैं। अब इनको ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि इस गुलामी की जंजीरें शायद टूट रही हैं, और वो जंजीरें तोड़ने के लिए जो है वो धर्म का सहारा लेकर ही वो जंजीरें टूट सकती हैं। अगर धर्म का चोला ना ओढ़ा तो वो जंजीर टूट नहीं पाएगी। तो ये ग़ुलाम जहनीत के लोग हैं, वरना तो दुनिया जानती है
कि ये ड्रेस कोड से एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। हमारे ही मुल्क में ये डिबेट भी चल चुकी है कि स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है या नहीं है, ये डिबेट भी चली है। इस यूनिफॉर्म को कंपलसरी करना बंद किया जाए, ये डिबेट भी चली है। तो ये एजुकेशन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन चूँकि इनको आइडेंटिटी से प्रॉब्लम है, और आइडेंटिटी भी मुल्क में मुस्लिम आइडेंटिटी से पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है। मुझे याद है LK अडवाणी जी ने एक मर्तबा ये कहा था जब वो शुरू में होम मिनिस्टर थे कि सड़क से गुजरता हूँ तो मस्जिद देख के मेरे सीने पे सांप लौट जाते। तो ये और अब 2023 में शायद इलेक्शन है कर्नाटक में, इनका कुछ काम किया हुआ नहीं है, और ये हमेशा रिलीजियस पोलराइजेशन के ज़रिए ये इक़्तिदार में आए हैं, चाहे सेंटर का हो या स्टेट्स का हो। विदाउट रिलीजियस पोलराइजेशन बीजेपी कुड नेवर कम टू द पावर। तो इसलिए अब दोबारा से, अभी 2022 शुरू हो गया है, 1 साल इलेक्शन में बाकी है, तो अभी से इन्होंने ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस्लाम पे शुरू किया है। आगे देखिए और चीज़ें भी होंगी। संविधान सर्वप्रिय है लोग कहते हैं, और ये इसके बावजूद भी कि इनके ये ज़बानी तौर पर कहते हैं कि संविधान सर्वप्रिय है, लेकिन इसी कर्नाटक के वो सेंट्रल मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम तो संविधान को बदलने के लिए आए हैं। यही लोग हैं जिन्होंने 1949 में लिख दिया था, ऑर्गेनाइजर में RSS के जो माउथपीस था उसने लिखा था कि हम तो हज़ारों साल की एक सभ्यता है, और सभ्यता में हमारे पास मनुस्मृति के नाम से एक संविधान मौजूद है, हम इस संविधान को नहीं मानेंगे, हम मनुस्मृति को मानेंगे। तो ये ज़बानी जमा खर्चे जब ये कहते हैं कि संविधान सर्वप्रिय है, वरना संविधान ने आर्टिकल 25 में बहुत क्लियरली कहा है कि आपको अपने मजहब पर, अपने अकीदे पे बिलीव करने और उसकी पब्लिसिटी करने तक का और उस पर प्रैक्टिस करने का पूरा राइट मौजूद है। फिर ये कौन होते हैं? और ये कोई बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक बात है। हिजाब और एजुकेशन एक दूसरे से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट आइडेंटिटी नहीं चाहते, मुस्लिम आइडेंटिटी को किल करना चाहते हैं। तस्लीम साहब, आइडेंटिटी की आप बात कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन ये कह रहा है कि अगर यूनिफॉर्म है तो वो आइडेंटिकल रहे, धर्म विशेष कोई भी हो, लेकिन अगर आप स्कूल की छत के नीचे हैं तो सारे छात्र एक जैसा दिखे। ये दलील सरकार और सरकारी स्कूल का प्रशासन दे रहा है। तस्लीम रहमानी साहब, ये स्कूल नहीं, अगर स्कूल में कोई सिख, आपने खुद उठाया, मैं भी उठाने वाला था लेकिन आपने उठाया, उसी स्कूल में अगर वो लड़कों का स्कूल होता और उसमें एक सिख जा रहा होता, आप किसी की जुर्रत है कि सिख से कहे कि वो यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है, पगड़ी हटा दे और बाल कटवा ले? कहा जा सकता है? बताइए मुझे। जी मुकेश त्यागी जी, कौन है जो छात्रों में ये भेद कर रहा है और क्यों? त्यागी जी, देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये जो डिबेट है बहुत गंभीर डिबेट है, क्योंकि ये पूरे एक कल्चर और एक हमारे जो सामाजिक सौहार्द है उसके ऊपर ये एक प्रकार की एक प्रतिक्रिया है। मैं ये नहीं समझता कि हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव होना चाहिए। सब भाई भाई हैं, पूरा समाज उनसे बनता है, और महिलाओं के प्रति जो सम्मान है वो पूरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ राजनीतिक बूम मनीष जी नजर आती है कि ये कुछ जैसे CFI है जो कि कैंपस स्टूडेंट्स के लिए लड़ते हैं। 1 फरवरी को जो है ये नजमा खान ने महिला ये जो हिजाब डे बनाया। अब आप देखिए मनीष जी, स्कूल अब आपको याद होगा कि MF हुसैन को भी क्लब के अंदर जब वो नंगे पैर गए थे तो उनको मना कर दिया था कि आप क्लब के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मिसेस गांधी को भी गुरुवायूर टेम्पल या सबरीमला टेम्पल के अंदर आने की परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि उनका जो रिलीजियस आइडेंटिटी थी उसके ऊपर कुछ उनको शक था। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत से सवाल हैं कि जब आप किसी के भी उसमें जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो उसका आधिपत्य उस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा होता है, चाहे स्कूल में यूनिफॉर्म की पॉलिसी हो या नहीं हो। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल के अपने अधिकार हैं, उसके अनुशासन करने के अधिकार है, किस प्रकार से समानता को लाया जाए। और जहां तक सवाल समानता का है, संविधान कहता है संविधान मतलब सबके ऊपर एक ही विधान होना चाहिए। संविधान का जो संक्षिप्त में अगर दिया जाए तो सब पर, तो जब हमारा आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो उसके बारे में क्यों नहीं समर्थन करते हैं? आप जो है क्रिमिनल कोड में तो अपने आप को सब्जेक्ट किया हुआ है,
इसी तरह 3 तलाक के ऊपर आपने बहुत खिलाफत और मुखालफत करी थी, लेकिन वो भी आपने बाद में महिलाओं ने उसका खुद ही सम्मान किया। अभी उम्र 21 साल बढ़ गई, उसका भी आपने खिलाफत किया। तो मैं समझता हूं कि एक प्रकार की अगर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है तो मैं उसके खिलाफ हूं। ये सडनली पहले लड़कियां खिजाब पहन करके नहीं आ रही थी। एक सेकंड मनीष, मुझे खत्म कर दीजिए। पहले लड़कियां खिजाब, ये 1 फरवरी के बाद सडनली इन्होंने अपने लिबास में, मैं कह रहा हूं उनका अधिकार है। अब बहुत से सरदारों को कृपाण लेकर के प्लेन के अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि कृपाण एक वेपन समझा जाता है। तो ऐसे बहुत से रिस्ट्रिक्शन दुनिया भर में लगते हैं। यूरोप के अंदर पर्दा नशीन औरतों पर बैन लगा, फ्रांस में लगा, दुनिया भर के जो यूरोपियन कंट्रीज में उन्होंने लॉ पास किया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हिजाब, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई सब यूनिफॉर्म कपड़े पहनेंगे, कोई अपने मुंह को नहीं ढकेगा क्योंकि उसमें आतंकवादी का भी कनेक्शन हो सकते हैं। तो स्कूल को मुझे समझता है कि ये पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो किस प्रकार के, अब कल जैसे आप कहने बजरंग, मुकेश जी, स्कूल में आतंकवादी पढ़ने नहीं जाते, ऐसा मेरा मानना है। मैं बिल्कुल मानता हूं नहीं पढ़ने जाते, लेकिन देखिए ऐसा है कि घटनाएं कहीं भी घट सकती है। क्यों? आप पहले तो महिला स्कूल था जहां पर जा रही है लड़कियां पढ़ने के लिए, सडनली 1 फरवरी के बाद इनको एक चेतना है कि हमें जो हिजाब, देखिए 3 तरह के होते हैं। हिजाब होता है, एक आपका जो है बुर्खा होता है जो पूरे पर्दा नशीन कर दिया जाता है। हिजाब में जो है सर के ऊपर कपड़ा रखा जाता है और यहां तक उसको कपड़े को लेके आया जाता है। तो यहां पर अब कौन हिजाब पहन रहा है, कौन बुर्खा पहन रहा है, कौन नकाब पहन रहा है, ईरान में कुछ और इसको लिबास कहते हैं। सऊदी, आप देखिए मनीष जी, सऊदी अरेबिया में महिलाओं को अब आज के दिन में उनको जो है लिबरेशन कह रहे हैं कि आप अब ड्राइविंग कर सकती हैं। तालिबान ने देखिए क्या हाल कर रखा महिलाओं को, स्कूल में जाने नहीं देती हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हिजाब की आड़ में शिक्षा का मजहबी कौन कर रहा है। मधु एन राव साहब, राहुल गांधी, जी हाँ, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक, उन्होंने ट्वीट किया है, बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं आप लोग, बेटियों का भविष्य छीन रहे हैं हिजाब की आड़ में। तो उसके हिसाब से अपीसमेंट कौन कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आइए शाला में आप आइए, कौन मना कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हिजाब ढाल के नहीं आना चाहिए, बस पहन के नहीं आना चाहिए, बस। क्यों आपको एडवांटेज चाहिए? सबको दिखाना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूं, ऐसे करना चाहिए आपको? मैं एक बात बताता हूं, उसका रीजन बताइए तस्लीम, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, उसका रीजन बताइए। उन्होंने कहा है, हिजाब से प्रॉब्लम क्या है? बात करने के लिए छोड़ दीजिए मां सर, प्लीज मैं बात करूं। मैं वो कह रहे हैं कि सिख जो है वो टर्बन पहनेंगे। ओके फाइन, आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, प्लीज लिसन टू मी। अरे सुन तो, प्लीज। कहां लिखा गया है कि वो हिजाब पहनना मैंडेटरी है? कहां है वो? सुन तो क्या होता है? तो ये पढ़े लिखे हैं, बोलिए तो सही। ये साहब पढ़े लिखे हैं, मैं जानता नहीं इनको। ये जो सुन तो बोल रहे हैं, ये इनका कुछ रहमानी साहब, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनको हिंदी बोलना, उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो मुझे लगता है वो जो एक जुबान होती है, वो जुबान में माफी चाहता हूं मैं। जी हाँ, देखिए उन्होंने उनकी तहजीब और शालीनता देखिए रहमानी साहब, शुक्रिया। उन्होंने अपनी जुबान जो फिसल गया शब्द, उस पर उन्होंने माफी भी मांगी। मैं आपकी तारीफ करता हूं राव साहब, शुक्रिया, आपने अपनी गलती को सुधारा। मेरा प्रश्न यही है, मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं। हिजाब पहनना कहां मैंडेटरी है? क्योंकि मैं बताता हूं सर, 1954 में एक जजमेंट आया, वो शिरूर मठ जजमेंट, उसमें कहा गया है कि एसेंशियल रिलीजियस कैरेक्टर टेस्ट है। उसमें कहा गया कि क्या एसेंशियल है, क्या नहीं एसेंशियल है। अगर वो एसेंशियल होता तो आप पहन सकते हैं। तो जरा बताइए कहां है वो? और कानून की बात भी करिए ना आप, वो संविधान के हिसाब से है ना। आप तो संविधान के ऊपर बात कर रहे हैं ना साहब जी, आप तो जरा बताइए सबको कहां है वैसा। सर मेरे हुजूर बिल्कुल सही कह रहे हैं। एसेंशियल नहीं है तो नॉन एसेंशियल भी नहीं है। वो डिबेट का पार्ट ही नहीं होना चाहिए ना फिर नहीं तो आप चाहिए। आप क्यों कह रहे हैं कि वो पहन के ही जाऊंगा? ऐसा कहां है? ऐसा कहां है? बोलिए तो। नहीं, पहन के नहीं आना ये भी नया है। आप पहन के नहीं आना ये भी नया है। आप थोड़ा राव साहब, मुकेश त्यागी जी, तस्लीम रहमानी साहब, मेरे लिए वक्त है एक ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद, ब्रेक के उस पार चर्चा करेंगे कि आखिर शिक्षित होने के लिए क्या हिजाब जरूरी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बहस की ओर बढ़ें, सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लोनी, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। और सुरक्षा के लिए कानून का राज होना आवश्यक है। अगर कानून का राज सपा और बसपा की सरकार में हुआ होता तो न केराना और कांधला होता और न मुजफ्फरनगर के दंगे ही होते। याद करिए मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान क्या हो रहा था। ये जो दो लड़कों की जोड़ी आज गुमराह करने के लिए आई है ना, ये जो गुमराह करने के लिए आई है ना भाइयों बहनों, उसमें से एक लखनऊ में बैठ करके दंगा करवा रहा था, सचिन और गौरव जैसे निर्दोष नौजवानों की निर्मम हत्या करवा रहा था, सैकड़ों किसानों पर अत्याचार करवा रहा था, गोली कांड करवा रहा था। उसके मंत्री इतने बेलगाम थे, इतने बेलगाम थे कि उन्हें शर्म भी नहीं आती थी निर्दोष किसानों पर गोली चलवाने में। उन अपराधियों का सरेआम बेशर्मी के साथ उन अपराधियों का समर्थन किया जा रहा था, और दूसरा लड़का दिल्ली में बैठ करके तमाशा देख रहा था। तब जाति नजर नहीं आई, तब जाति नजर नहीं आ रही थी। तब भाइयों बहनों, तब उस समय भी आपके हितों के लिए लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। तब भी आपके लिए लड़ने वाले वही सुरेश राणा थे, तेजेंद्र निर्वाल थे, संजीव बालियान थे, उमेश चौधरी थे। यही लोग लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, लेकिन आपके हितों के लिए किसी का बाल बांका न होने पाए, भले ही जेल चले जाएं। उस समय भाजपा तो सरकार में नहीं थी, न केंद्र की सत्ता में थी, न प्रदेश की सत्ता में थी, लेकिन उस सब के बावजूद इन लोगों ने अपनी परवाह किए बगैर एक एक व्यापारी की, एक एक हिंदू की रक्षा के लिए अपने आप को दांव पे लगाया था। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को उस समय लड़ रही थी। ये दो लड़कों की जोड़ी नहीं थी, ये तो दंगाइयों का साथ दे रहे थे। और आज जब भी इनको अवसर मिला, इन्होंने वैसे ही प्रत्याशी दे रखे हैं। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम किनकी बात कर रहे थे, आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, चुनाव 5 राज्यों में है। यूपी से निकलकर चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा है निशाना। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले भारत में पीएम थे, अब भारत में राजा हैं। जो सभी के लिए काम न करे वो पीएम नहीं हो सकता। मोदी 21वीं सदी के राजा हैं, प्रधानमंत्री नहीं। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, हम दो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे, राहुल गांधी। तो कांग्रेस पार्टी यहां आपके साथ मिलकर, आपकी बात सुनकर काम करना चाहती है। उधर नरेंद्र मोदी जी, उनको प्रधानमंत्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री जनता से बात करते हैं, प्रधानमंत्री जनता की आवाज सुनता है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी 21वीं सदी के राजा हैं। प्रधानमंत्री नहीं है। हमें वो चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो जनता के बीच में जाए, आंधी तूफान में, बारिश में जनता के बीच में जाए, जनता से बात करे, जनता से गले लगे, जनता से पूछे जनता की कठिनाई क्या है और जनता की बात सुनकर काम करे। वैसा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी आपको देगी।
कैसा मुख्यमंत्री मिलेगा? जी हाँ, जो जनता की बात करेगा वही राज करेगा, लेकिन सियासत वाले कहते हैं हम तो बात ही आप ही की करते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी बहस की ओर। बहस में हमारे साथ मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मधु एन राव, जी हाँ, प्रवक्ता कर्नाटक से यानी बेंगलुरु से हमारे साथ हैं, और हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। राव साहब, आप अपनी बात पूरी कर लें तो मैं डॉक्टर रहमानी की ओर चलूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि उन्होंने बताया कि रिलीजियस पोलराइजेशन है। सर कौन कर रहे हैं सर ये रिलीजियस पोलराइजेशन? हम तो नहीं शुरू किया। अब आप कह रहे हैं कि वो भगवा शाल पहन रहे हैं, वो तो रिएक्शन होगा ही। आप अगर पूरा समुदाय को एक ही स्कूल में नहीं, ज्यादा स्कूल में आप ऐसे षड्यंत्र रचा है तो होगा ही ऐसा रिएक्शन। आप कह रहे हैं कि वो रिलीजियस पोलराइजेशन हो रहा है, कौन कर रहे हैं? आप भी जांच कीजिए। और आप अभी कह रहे हैं कि आगे भी होगा, वो तो धमकी है आपका। ऐसे कह सकते हैं आप? राव साहब चैनल में, नाइस चैनल में आप कह रहे हैं कि वो धमकी देंगे। राव साहब आप बने रहे। डॉक्टर रहमानी जी, आपके ब्रेक के पहले भी जब आप कह रहे थे तो वो कुछ कहना चाहते थे। डॉक्टर रहमानी, धमकी, तालिबानी, हालांकि यूपी के चुनाव में भी पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, तालिबान, ये सारी बातें आ गई, जिन्ना, अकबर, ये सारी बातें आ गई, लेकिन कर्नाटक में चुनाव 2023 में है। तो क्या ये 2023 के पहले की बानगी देखी जाए कि हिंदू मुसलमान करो और फिर आगे चुनाव में जाकर ताल ठोको? डॉक्टर रहमानी जी, देखिए, मैंने अपने पिछले सेगमेंट में भी ये अर्ज किया था कि 2023 के शुरू में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को अपने जीतने के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, और रिलीजियस पोलराइजेशन की बुनियाद पर बीजेपी 1990 ऑनवर्ड जब भी चुनाव जीता है रिलीजियस पोलराइजेशन की बुनियाद पर जीता है, और अभी वो वहाँ फिर शुरू कर रहे हैं। मैं एक बात इजाफा करना चाहता हूँ बहुत ही अदब के साथ राव साहब, भारत सऊदी अरब नहीं है, भारत यूरोप भी नहीं है, भारत के अंदर ये एक ऐसा यूनिक देश है। भारत तालिबान भी नहीं है डॉक्टर रहमानी, भारत तालिबानी भी नहीं है, तालिबान भी नहीं है, एग्जैक्टली तालिबान भी नहीं है। 3000 से ज्यादा आइडेंटिटीज रहती हैं, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम रहते हैं, इट्स मोर देन 3000, और उनका समावेश है। ये हमारा कोई ड्रॉबैक नहीं है, यह हमारी कोई कमजोरी नहीं है, यह हमारी मजबूती है, यह हमारी ताकत है कि हम समावेश करते हैं 3000 से ज़्यादा व्यू पॉइंट्स का, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उनको प्रोटेक्शन दिया है आर्टिकल 25 के जरिए। आप आर्टिकल 44 की बात करते हैं, वो गाइडिंग प्रिंसिपल है, और वो भी स्टेट की जिम्मेदारी है। 75 साल से वो कोशिश स्टेट ने नहीं की है जब आप 44 की बात करते हैं, बट 25 प्रोमलगेटेड है, 14 भी, 19 भी। ये ब्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसे आप सिविल कोड ले आइए ना। मेरी आपसे गुजारिश है, आप अब ले आइए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ड्राफ्ट लाइए, ड्राफ्ट लाइए कोर्ट के लिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तस्लीम साहब, सिविल कोड दो चाहिए, क्रिमिनल कोड एक चाहिए, क्यों? क्रिमिनल भी 2 होने चाहिए। मधु राव जी, एक आप बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने मुसलसल खिलाफत करी है बहुत से ऐसे कानून जिसमें कि मॉडर्नाइजेशन महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए किया जाए, उसके लगातार खिलाफत की है, मुखालफत की। कभी अपने आप ने नेशनल आर्गुमेंट आगे एडवांस नहीं किए। आपने तालिबान के अंदर अफगानिस्तान में क्या रहा, महिलाओं पर कितने उनको स्कूल जाने की परमिशन नहीं है, म्यूजिक इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया है। आपने कभी आवाज उठाई उसके खिलाफ? मैं आपसे पूछता हूं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के आप क्यों नहीं हिमायती बन जाते? आप क्यों नहीं कहते कि देश के अंदर 37 ऐसे कानून हैं जो कि पर्सनल लॉज हैं? अगर कोर्ट्स का भी दिमाग खराब हो जाता है कि मैं इसको सुन्नी के एंगल से देखूं, इसको शिया के एंगल से देखूं, इसको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के एंगल से देखूं, या इसको प्रोटेस्टेंट देखूं, मैं किस एंगल से देखूं? ये इतना बड़ा कंफ्यूजन है इस देश के अंदर। अगर आप प्रगतिशील देश की बात करते हैं, आपको बताता हूं, रहमानी साहब एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए। आप क्यों नहीं बोलते कि हमारे अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे हिंदुस्तान के लिए चाहिए? वो सबके लिए ठीक है। ये अलग अलग कानून, औरतों को कहीं पर विरासत में हिस्सा मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता है, कहीं एजुकेशन की आदत पड़ती है। अभी एक अफजल मकबूल साहब हैं जो केरला मुस्लिम एजुकेशन के चेयरमैन है, उन्होंने सर्कुलर लिखा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कि कोई भी लड़की जो है हिजाब पहन करके स्कूल में नहीं आना चाहिए। एक लड़की को मेडिकल सीट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया,
वो हिजाब पहन करके आई, तो उन्होंने चेयरमैन ने कहा कि नहीं, हम आपको इंटरव्यू नहीं कर सकते। बोले सर, अगर आप नहीं इंटरव्यू करेंगे तो मेरे हस्बैंड मुझको मार देंगे। उन्होंने कहा अगर घर से तुम बाहर निकली बिना पर्दा नशीन होकर के, मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुम्हें अंदाजा नहीं होगा। तो आप ऐसी डॉक्टर रहमानी, ये कट्टरता क्यों डॉक्टर रहमानी, डॉक्टर रहमानी ये कट्टरता क्यों? मुकेश जी, डॉक्टर तस्लीम रहमानी आप स्कॉलर हैं। मेरा एक ही प्रश्न है बस सर, आप बोलिए कि आपको शिक्षा मुख्य है या धर्म मुख्य है, आप एक बोलिए। डॉक्टर रहमानी बोलेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। राव साहब, त्यागी जी, मैं एक सेकंड बस यही बोल रहा हूं कि आज सरस्वती दिवस है और तस्लीम रहमानी साहब बहुत प्रगतिशील मुस्लिम है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। सर, जब तक आप लोग आगे बढ़ के नहीं बोलेंगे तो ये जो संकीर्ण विचारधाराओं से ग्रसित लोग हैं उनको सपोर्ट करना बंद करिए। आप बोलेंगे तो आपकी आवाज जाएगी, हम बोलेंगे तो उस बोलिए सियासी बात कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है। जी, एक छोटा जवाब तस्लीम रहमानी साहब, मुझे तीनों हजरात अगर बोल चुके तो जी आप बोले। मुझे फिर हरिद्वार चलना है जहां राहुल गांधी गंगा आरती का हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मंच है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात थोड़े में रखें। डॉक्टर रहमानी सर जी, मैं ये कह रहा हूं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2018 में कहा कि कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉज होना चाहिए। यही मोदी सरकार के दौरान कहा, सवालनामा दिया। तो अगर, और मैं उससे सहमत हूं, मैं 40 साल से चिल्ला रहा हूं कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। डॉक्टर रहमानी आ रहा हूं आपके पास। तस्लीम साहब आ रहा हूं आपके पास सीधे हरिद्वार, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी गंगा आरती में हिस्सा ले रहे हैं। मां गंगा की गोद में राहुल गांधी जी पूजा अर्चना करते हुए और मंत्रोच्चार को बड़ी तल्लीनता के साथ सुनते हुए। उत्तराखंड में चुनाव है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है, लौटते हैं अपनी बहस की ओर। बार बार इस तरह की सियासी ब्रेकिंग लेकर इसलिए आना पड़ता है क्योंकि दो बड़े राज्य आस पड़ोस के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है, इसलिए वहां की घटती घटनाओं को भी रूबरू करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। इसलिए बहस से हटकर
थोड़ा ब्रेकिंग खबरों की ओर भी जाना पड़ता है। डॉक्टर रहमानी, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं मुकेश त्यागी जी और मधु एन राव के पास आगे बढ़ूं। डॉक्टर रहमानी, देखिए आपने जो ये अभी ब्रेकिंग दिखाई है, इसी से मुझे एक चीज और आप ही ने दे दिया एक बार, ये रिलीजियस सिंबोलिज्म है राजनीति में। एक सेकुलर देश की राजनीति में इस सिंबोलिज्म की, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इस रिलीजियस सिंबोलिज्म की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक है, मैंने कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड, किस पर हाँ करे ये तो बताइए। मैंने हमेशा कहा है मुझे कि पर्सनल लॉ बोर्ड से मुखालफत बोल ली मैंने कि आप उनसे कहा आपने कि आप लाइए कोडिफिकेशन कीजिए मुस्लिम लॉ का। मैं सरकार से कह रहा हूं कोडिफिकेशन कीजिए मुस्लिम लॉ का, क्रिश्चियन लॉ का, सिख लॉ का, जैसे आपने हिंदू लॉ का किया था उसका भी कीजिए। और अगर नहीं करते हैं तो आर्टिकल 44 ने जिम्मेदारी सरकार के ऊपर डाली है कि वो ड्राफ्ट लाए, बिल पेश कर। किस बात पे बहस करें? पूरा देश बहस करेगा, उसके बाद मुसलमान भी करेंगे और लोग भी करेंगे, लेकिन कोई ड्राफ्ट ना हो और हम सिर्फ कानून इधर उधर के बनाते रहे जो लोगों को टीज करने वाले हों, लोगों के जो रिलीजियस आइडेंटिटीज हों उनको डाइल्यूट करने वाले हों, तब तो फिर सवाल उठेंगे ना। यूसीसी की बात करना बहुत आसान है, लेकिन इन 3000 पर्सनल लॉज का कोडिफिकेशन करना या उनको एक यूसीसी में लाना आसान तो नहीं है। 75 साल गुजर गए, कांग्रेस की, जनता पार्टी की, जनता दल की, किस किस की सरकारें आके चली गई, अब बीजेपी की भी है। तो सिर्फ आप मैनिफेस्टो में रखेंगे कि यूसीसी लाएंगे और 7 साल गुजर जाएंगे, कोई एक लाइन आप ड्राफ्ट की नहीं देंगे, कोर्ट्स के ऑर्डर आ जाएंगे आपके पास, ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे, तब भी आप नहीं देंगे। उसके बाद फिर हमसे सवाल होगा कि आप एक यूसीसी को, ये बड़ी अजीब बात है। और फिर मैं दोबारा हिजाब पे आता हूं। हिजाब एक ड्रेस कोड है, आपको उससे प्रॉब्लम क्यों है? और फिर मैं वो सवाल दोहराता हूं कि एक यूनिफॉर्म किसी स्कूल में अगर प्रेस्क्राइब्ड है और उस स्कूल में एक मेरा सिख भाई जाता है और वो कहता है कि नहीं मैं तो ना केच कटवाऊंगा और ना पगड़ी हटाऊंगा। आर्मी में आप अलग कर सकते हैं? बताइए। आप आर्मी में दाढ़ी को लेके कई बार मुकदमे चले गए और उसमें दाढ़ी को अलाउ किया आर्मी ने। क्या हमारे सिख भाइयों की दाढ़ी को और पगड़ी को हटा सकते हैं? जुर्रत है किसी में? क्यों ये सवाल किए जाते हैं? ये मुद्दे नहीं है, देश का मुद्दा नहीं है, ये लोगों का मुद्दा नहीं है, अवाम का मुद्दा नहीं है। हमारे मुद्दे दूसरे हैं। ये डेविएट करने के लिए मुद्दे लाते हैं ताकि चुनाव में एक ध्रुवीकरण हो जाए। मुझे इन सबसे तकलीफ होती है। कोर्ट में क्यों चला गया ये लोग? जी राव साहब, बोलिए। राव साहब, आप कुछ कह रहे थे, मुकेश त्यागी के पास जाना है मुझे। आप अपनी बात पूरी करें तो मैं त्यागी जी के पास जाऊं। सर जी, मैंने उत्तर नहीं दिया। मेरा प्रश्न यही है कि शिक्षा मुख्य है या धर्म मुख्य है, वो तो उत्तर करें।